नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माइनर पेपर क्रेडिट मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं और उसकी सेकेंड यूनिट को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, ये पेपर सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए कॉमन है, बीए, बीएससी, बीसी और बीबीए के साथ। तो करते हैं शुरुआत आज सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट पॉलिसी इन बैंक्स, क्या नीड है और क्या कंपोनेंट्स है। वहीं आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी क्या है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट यूनिट को नहीं अभी तक देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाए, सेकंड सेम की प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की क्लास में। अब क्या होती है क्रेडिट पॉलिसी। लास्ट क्लास में हमने जाना कि क्रेडिट मैनेजमेंट क्या होता है, यानी जो बैंक अपने कस्टमर्स को उधार देता है तो उसको वह मैनेज करता है एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से, वो होता है क्रेडिट मैनेजमेंट। और क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए बैंक क्या बनाता है दोस्तों? क्रेडिट पॉलिसी बनाता है। तो एक क्रेडिट पॉलिसी इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय ए बैंक टू डिसाइड हाउ लोन्स आर इश्यूड। यानी बैंक लोन इश्यू करने के लिए जो एक गाइडलाइन का एक सेट तैयार करता है, उस सेट को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रेडिट पॉलिसी बोलते हैं। इट डिफाइंस हु विल गेट द लोन, हाउ मच विल बी गिवन, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, फॉर हाउ लॉन्ग एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। यानी इस पॉलिसी में इस बात का डिसाइड हो जाता है कि लोन कौन प्राप्त कर सकता है, कितना प्राप्त कर सकता है, किस इंटरेस्ट रेट पे प्राप्त कर सकता है, कितने टाइम पीरियड के लिए प्राप्त कर सकता है और क्या कंडीशंस उसको इस पे अप्लाई होगी। इस बात का डिटर्मिनेशन कहाँ हो जाता है? क्रेडिट पॉलिसी में हो जाता है। या हम यूँ कह सकते हैं, इन सारी बातों को डिसाइड करने के लिए जो गाइडलाइन बैंक लेकर आता है उस गाइडलाइन को बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी। बहुत ही सिंपल सा वे में जानना हमने। अब इस क्रेडिट पॉलिसी की नीड क्यों है? होगी क्योंकि बैंक अपने रिस्क को क्या करना चाहता है? मैनेजमेंट करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, उधार देने में एक रिस्क रहती है और वो रिस्क क्या रहती है? डूबने की। कि उधार हमने दिया, कहीं वो बेड डेब्ट्स ना बन जाए, कहीं वह डूब ना जाए। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक क्या लाता है? क्रेडिट पॉलिसी फ्रेम करता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब सबको एक प्रॉपर तरीके से, कि अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो और आप इस तरीके के क्रेडिट स्कोर को बियर करते हो तो आपको इतना लोन मिलेगा। तो ये एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए उसको पॉलिसी की नीड होती है। फिर है बैंक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करना चाहता है? इंक्रीज करना चाहता है। दैट्स वाई he is or she is needed a credit policy। रेगुलेटरी कंप्लाइंस, यानी गवर्नमेंट के जो भी एक्ट वगैरह बने हुए हैं, जो भी नॉर्म्स बने हुए हैं, जो आरबीआई के ऑर्डर है, उन सब को फॉलो करने के लिए उसे एक क्या फ्रेम आउट करनी पड़ती है? पॉलिसी फ्रेम आउट करनी पड़ती है। कस्टमर स्क्रीनिंग, कस्टमर की छटनी हो जाती है इससे, कि कौन से कस्टमर को लोन देना है और कौन से कस्टमर को लोन नहीं देना है। फिर है सेक्टरल लेंडिंग, यानी हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में कितना % लोन जाएगा, सेकेंडरी में कितना जाएगा और टर्सरी में कितना जाएगा। तो इस बात की श्योरिटी करने के लिए भी बैंक क्या लेके आता है? क्रेडिट पॉलिसी लेकर आता है। ये वो सारे रीजन हैं जो ये बताता है कि हमारा क्रेडिट मैनेजमेंट इफेक्टिव कैसे हो सकता है, या यूँ आप कह सकते हो कि एक बैंक को क्रेडिट पॉलिसी की नीड क्यों है। अगर आप इनको डिटेल में डिस्कस देखना चाहते हो तो वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। बढ़ते हैं आगे। कंपोनेंट्स ऑफ ए क्रेडिट पॉलिसी। अब एक क्रेडिट पॉलिसी के क्या कंपोनेंट होते हैं, या यूँ कहे क्रेडिट पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें सबसे पहले आती है बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि कौन लोन के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं। जैसे आप सेमेस्टर सेकंड में हो गए, आप सेमेस्टर फोर्थ में हो गए, तो कौन एलिजिबल था जब आप सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन लिया? साफ था कि जो 12th पास आउट है वह स्टूडेंट किस में एलिजिबल है? फर्स्ट सेमेस्टर में। तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होना जरूरी है। तो एक इस पॉलिसी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है। सेकंड, क्या इंटरेस्ट रेट लगेगी और किस पॉलिसी पर, यानी किस इंटरेस्ट रेट के लिए क्या पॉलिसी बैंक की रहेगी। पर्सनल लोन पे क्या होगा, व्हीकल लोन पे क्या होगा, होम लोन पे क्या होगा, एजुकेशन लोन पे क्या होगा, एटसेट्रा। लोन की लिमिट कितनी होगी? लोन की लिमिट
कितनी होगी, कितनी लिमिट तक लोन दिया जा सकता है। फिर कोलेट्रल और सिक्योरिटी, यानी हम जिसको लोन दे रहे हैं क्या वो लोन हमारा सेफ है या सिक्योर है, इसको डिटेल में डिस्कस करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इसमें एज आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है उधार लेने वाले का। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट एट विच दी लोन विल बी सैंक्शन, यानी किस रेट पर लोन सैंक्शन किया जा रहा है, यानी सैंक्शन का मतलब होता है प्रमाणित किया जा रहा है। लोन लिमिट, क्या मैक्सिमम लिमिट होगी और क्या मिनिमम लोन की लिमिट होगी। कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, डिटेल्स अबाउट एनी असेट्स दैट नीड टू बी प्लेस्ड, यानी बैंक को कोई गिरवी रखनी हो तो उस गिरवी रखने वाली असेट्स की जानकारी लेना या उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं वो बताना। रीपेमेंट शेड्यूल, यानी लोन की टेन्योर क्या होगी, ईएमआई की अमाउंट क्या होगी, ग्रेस पीरियड क्या होगा। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है अगर आप ईएमआई टाइम पे नहीं पे कर पाते हो तो कितना टाइम आपको और मिलता है। फिर है क्रेडिट अप्रेजल, आपका एनालिसिस करना बोरोवर्स का फाइनेंशियल हेल्थ का और रीपेमेंट कैपेसिटी का, यानी कि आप जैसे मान लो आपके कोई दोस्त को आपने उधार दिया, उधार आपने उसको कितने दिन के लिए दिया, 30 डेज़ के लिए दिया, उसने आपको 30 डेज होने से पहले ही क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, और हर बार वो ऐसा ही करता है, तो आप क्या कहोगे कि एक अच्छा उधार लेने वाला आदमी है, इसको आगे भी दिया जा सकता है। वहीं उसने 30 दिन के लिए उधार लिया था, 30 दिन के बाद आप रोज़ उसको कह रहे हो, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, दे दूंगा भाई अभी दे दूंगा, कहीं भाग के थोड़ी जा रहा हूँ, इसका मतलब आगे से आप उसके साथ टर्म्स बनाओगे नहीं, ना ही किसी और को बनाने के लिए कहोगे। तो ये है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, रीपेमेंट कैपेसिटी। फिर आता है लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस, यानी लोन का डिसबर्समेंट कैसे किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर्म अप्रूवल ऑफ डिसबर्समेंट, यानी कि लोन सैंक्शन होने के बाद बोरोवर को किस तरीके से वह मिलेगा, उसके खाते में किस तरीके से क्रेडिट होगा। मॉनिटरिंग एंड रिकवरी, यानी वो स्टेप फॉलोअप करना, सुपरविजन करना और रिकवरी करना, यानी वह टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा तो वह लोन की रिकवरी किस तरीके से की जाएगी, वो सारा कहाँ मेंशन होता है दोस्तों, क्रेडिट पॉलिसी में मेंशन होता है। अब बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या क्रेडिट पॉलिसी लाता है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी ऑफिशियली कॉल्ड दी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी आपने ये नाम खूब सुना है, आरबीआई की मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज ए सेट ऑफ मेजर्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, यानी ये है अपना आरबीआई और ये है अपनी इंडियन करेंसी। आरबीआई इसका क्या है, रेगुलेटर है। आरबीआई इसका क्या है, रेगुलेटर है कि आरबीआई किस हिसाब से इस मनी की मार्केट में सप्लाई करता है। तो इस सप्लाई से, यानी आप एक चीज़ जानो कि जब अगर पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। सप्लाई घटती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो इसकी सप्लाई पे रेगुलेशन करने के लिए मार्केट में आरबीआई हर 2-3 महीने से क्या लेके आता है, मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। इट इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ये देश की ओवरऑल आर्थिक ग्रोथ को, इन्वेस्टमेंट को, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और महंगाई को और ब्याज दरों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के, सबसे पहले प्राइस स्टेबिलिटी, यानी मार्केट में क्या नहीं हो, महंगाई नहीं हो, वह कंट्रोल में रहे, उसके लिए आरबीआई क्या लाता है, मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। मार्केट में क्या नहीं आए, मंदी नहीं आए, मार्केट में क्या नहीं आए, तेजी नहीं आए, इन सब को अवॉइड करने के लिए आरबीआई क्या लेके आता है, क्रेडिट पॉलिसी लेकर आता है। कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को कंट्रोल करना। सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि रिड्यूस टू इंक्रीज बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी आरबीआई बोरोइंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर सकता है, इनहेंस कर सकता है, इन्वेस्टमेंट को भी वह रिड्यूस और इनहेंस कर सकता है बाय द क्रेडिट पॉलिसी। एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, बैंकिंग सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। सेक्टरल ग्रोथ, यानी कितना प्रायोरिटी सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को दिया जाए, जैसे एग्रीकल्चर को कितना दिया जाए, छोटे बिजनेसेस को कितना दिया जाए। अगर सपोज करो अगर ये पॉलिसी नहीं होगी तो सारे बैंक हमेशा किन को देंगे, लार्ज इंडस्ट्रीज़ को देंगे, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रीज़ की जो रीपेमेंट की कैपेसिटी होती है दोस्तों वो ज़्यादा होती है, टाइम पे पेमेंट कर देते हैं।
तो बैंक तो उन्हीं को देना चाहेंगे, लेकिन उन्हीं को देना चाहेंगे तो फिर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा, प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आरबीआई वो पॉलिसी लाता है जिसमें बैंकों को ये कॉम्पेल किया जाता है कि इतना तो आपको प्राइमरी सेक्टर को देना ही पड़ेगा, और ये इसलिए बाउंडेशन किया जाता है ताकि इकोनॉमी की हर एक सेक्टर की क्या हो, प्रॉपर ग्रोथ हो। अब बात करते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या टूल्स को लेकर आता है, तो इसको शॉर्ट में अदर नेम में इसको क्रेडिट कंट्रोल भी कहा जाता है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें दो टूल्स होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव होते हैं और दूसरे क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव में बैंक रेट होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है और वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो होता है। इसके अलावा रेपो रेट होती है और रिवर्स रेपो रेट होती है। और अगर बात करें तो एमएसएफ भी इसी में ही आता है। और सिलेक्टिव की बात करें तो इसमें राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सोशल, पब्लिसिटी, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट एंड मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, एक एक को यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो स्लाइड है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ज़िंदगी भर आप करियर एजुनेस्ट को इस बात के लिए थैंक यू दोगे कि इतना आसान तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा। देखो दोस्तों, उधार 3 तरीके से देता है बैंक। एक तो 1 दिन का उधार, यानी बैंक की बात कर रहा हूँ, कौन से बैंक की, आरबीआई। आरबीआई के अंडर क्या आते हैं, दूसरे कमर्शियल बैंक्स आते हैं। तो ये जो कमर्शियल बैंक है इनको 3 तरीके का लोन मिलता है, या 3 तरीके से इनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो वो लोन जो ये ओवरनाइट लेना चाहते हैं 24 घंटे का, एक वो लोन जो शॉर्ट टर्म का होता है और एक वो जो लॉन्ग टर्म का होता है। जो 24 घंटे का लोन होता है उस पर जो रेट लगती है दोस्तों, पहली बात तो उसको क्या बोलते हैं, एमएसएफ, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। और इस पर 24 घंटे वाले पे जो रेट लगती है वो एमएसएफ की रेट लगती है, जो कि अभी प्रेजेंट में कितनी है, 6.25%। फिर लोन आता है शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट रन का लोन, जो कि कितने दिन तक का हो सकता है, 90 डेज तक का। इस 90 डेज पे जिस रेट से इंटरेस्ट लेता है आरबीआई, वो कौन सी रेट होती है दोस्तों, रेपो रेट होती है। रेपो रेट अभी प्रेजेंट में कितनी है, 6%। और अगर लॉन्ग रन का लोन देना होता है बैंकों को, लॉन्ग टर्म का, जो कि 90 दिनों से क्या होता है, ज़्यादा का होता है, उस पर जिस रेट से इंटरेस्ट बियर किया जाता है या लगाया जाता है वो होती है बैंक रेट। और प्रेजेंट में बैंक रेट कितनी है, 6.25%। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। यानी कि एमएसएफ 24 आवर्स के लिए लिया जाने वाला लोन बैंकों द्वारा आरबीआई से। रेपो रेट एक रेपो का पूरा नाम होता है रीपर्चेज ऑप्शन, यानी इस बात से इस एग्रीमेंट के साथ लोन दे लेना कि हम एक टाइम के बाद आपको ये लोन वापस रीपेमेंट कर देंगे। एक टाइम के बाद आपको क्या दिया जाएगा, वापस रिवर्स कर दिया जाएगा। और वह 90 दिनों तक की ही अवधि के लिए लिया जाता है। इसको शॉर्ट रन लोन भी बोलते हैं। और इस पर जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज होता है वो होती है रेपो रेट। और इसका जो उल्टा होता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट में बैंक आरबीआई के पास अपनी एक्स्ट्रा जो अमाउंट होती है वो रखते हैं। रिवर्स रेपो रेट की क्या रेट है दोस्तों, 3.35%। ये करंट रेट है, करंट रेट्स। और बैंक रेट एक लॉन्ग टर्म का लोन होता है जो कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेते हैं, जो कि 90 दिनों से ज़्यादा अवधि का होता है। और इस पर जिस रेट से चार्ज लगता है दैट इज़ बैंक रेट, और वह फिलहाल कितनी है, 6%। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। फिर एक दो नाम और है इसमें, CRR और SLR, यानी ये हो गया आरबीआई और ये हो गए बैंक्स। बैंकों के पास जो डिपॉजिट है दोस्तों, उस डिपॉजिट में जो केस में अमाउंट है, इस केस का एक पर्टिकुलर परसेंटेज किसके पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ये फिलहाल कितना परसेंट है, 4%। यानी बैंक के पास जो भी डिपॉजिट है, डिपॉजिट NDTL होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी एंड ऑफ द डे क्या बैलेंस है, उस बैलेंस का इतना परसेंट यानी 4% उसको केस के फॉर्म पे क्या कहाँ रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और आरबीआई इस पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देता है। एक तो ये हो गया। फिर सेकंड एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो।
यह बैंक, जो भी बैंक के पास डिपॉजिट है उस बैंक का एक पर्टिकुलर परसेंटेज बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है। इसे बैंक कैश में प्लस गोल्ड में प्लस सिक्योरिटीज में, प्रतिभूतियों में अपने पास मेंटेन करता है, जो कि कितना परसेंट है दोस्तों, 18% है। यानी बैंक के पास जो भी 100% पैसा जमा हुआ है उसका 4% आरबीआई के पास रखना पड़ता है, 18% अपने पास रखना होता है। बाकी का जो बच गया उससे वह अपने काम करता रहता है। आई होप आप यहाँ से सारी चीज़ों को समझ चुके हो। मैं एक बार वापस रिवर्स कर देता हूँ। रेपो रेट जो कि 90 दिनों तक के लोन के ऊपर अप्लीकेबल होती है और कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 24 आवर्स का लोन। बैंक रेट मोर देन 90 डेज यानी लॉन्ग रन का लोन। रिवर्स रेपो रेट यानी रेपो का उल्टा। CRR कैश रिजर्व रेशियो यानी आरबीआई के पास कैश रखना। SLR यानी अपने पास कैश प्लस गोल्ड प्लस सिक्योरिटीज में इस चीज को मेंटेन करना। दैट इज क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब इसको ये समझो कि देखो कोई बैंक है, बैंक ये आरबीआई है और ये बैंक है। बैंक ने क्या लिया, आरबीआई से लोन लिया, लोन, और किस रेट पे लिया, बैंक रेट पे लिया। हाँ, इसको समझना, बैंक रेट पे लिया, जो कि कितना परसेंटेज है, 6.25%, 6.25%। अब ये बैंक आगे ये लोन किसको दे देगी, कस्टमर को दे देगी। अब इस कस्टमर से भी तो इंटरेस्ट रेट लेगी ना, तो ये इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल कस्टमर से कितना परसेंट ले रही है, 10% है। अब अगर आरबीआई को मार्केट में रुपए की जो सप्लाई है उसको कम करना है, इसका मतलब ये चाहे कि बैंक उधार कम दे तो बैंक कहने से उधार नहीं देगा। वो ये चाहे कि कस्टमर को ये ऐसा कर दे कि कस्टमर उधार ही कम मांगे। कस्टमर उधार कम मांगेगा जब ये रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और ये रेट कब ज़्यादा होगी, जब ये वाली रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो बैंक जब मार्केट में सप्लाई को कम करना चाहे मनी की, तो वह इन रेट्स को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी इन सब को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एज पर अपने अकॉर्डिंग वह किसको बढ़ाना है किसको मेंटेन करना है वो एज पर इकोनॉमिक कंडीशन होता है। लेकिन सप्लाई को अगर कम करना है तो वह इन रेट को बढ़ा देगा। रेट बढ़ने से यहाँ वाली रेट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और रेट ज़्यादा हो जाएगी तो लोन क्या हो जाएगा दोस्तों, महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो कस्टमर लोन की डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। वह लोन की डिमांड कम कर देगा तो मार्केट में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, कम। समझ गए सारी बात। और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बैंक इन रेट्स को क्या करता है, बढ़ाता है। वहीं अगर मार्केट में डिफ्लेशन है यानी मंदी है तो बैंक इन रेट को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। इन रेट को डाउन करने से लोन क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। सस्ता होने से कस्टमर लोन की डिमांड ज़्यादा करेगा, सप्लाई रुपए की बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी तो मार्केट में चीज़ों की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इससे मार्केट में जो डिफ्लेशन है, जो मंदी है, वह ख़त्म हो जाएगी। आई होप आप इन चीज़ों को समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको सेपरेटली एक मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात किए हुए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज़ होती है। डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है बैंकिंग की प्लेलिस्ट में। क्वांटिटेटिव मेजर्स में वही CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, हमने इसको पूरी तरीके से आपको समझा दिया है। क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करें तो मोरल शोषण यानी नैतिक अनुनय, नैतिक अनुनय यानी बैंक अपने जो आरबीआई अपने जो बैंक्स है उनको एक ये कहती है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें किस पे कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो इसके लिए जो गाइडलाइन जारी करती है वो मोरल शोषण कहा जाता है। फिर है क्रेडिट राशनिंग यानी बैंक यानी आरबीआई राशनिंग कर दे कि एक लाइन फिक्स कर दे, इस लाइन से ऊपर या इस लाइन से नीचे आप क्या नहीं दे सकते हैं, लोन नहीं सैंक्शन कर सकते, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग यानी लिमिट सेट कर देना। फिर है डायरेक्ट एक्शन यानी आरबीआई किसी पर्टिकुलर बैंक पे अगर पेनल्टी लगाए या वार्निंग दे तो अगर वह रूल वगैरह फॉलो नहीं करती है तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट
एक्शन कहा जाता है। ये है क्वालिटेटिव मेजर्स। इन सब को अगर आप डिस्कस देखना चाहते हो डिटेल में तो इसमें हमने इन सब को क्या किया है, डिस्कस किया है। इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सा मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर ये पीडीएफ है और अभी एग्जाम में काफ़ी टाइम पड़ा है, तो अगर आपको कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपके लिए हाजिर हैं। आपकी सारी क्वेरी को समाधान करना ही हमारा ध्येय है। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें, नए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद है। जल्द ही एक और वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना करियर एजुनेस्ट। धन्यवाद।